साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश, जैसलमेर से। सबसे पहले तो ऐसा है कि अपने कुमाऊं रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट की 14 मई से भर्ती है रानीखेत में, तो उसके लिए पीछे एक क्लिप दी हुई है, वो ज़रूर देखें। साथ में एफईए का क्या क्या प्लान है इस तुरंत अगले 1 महीने के अंदर, उसका भी आप पीछे क्लिप में ही देखें। और अभी हम आते हैं जो 24 तारीख को देहरादून में मीटिंग हो चुकी है, उसकी आउटपुट क्या रही। सारे संगठन मिले और उसके साथ हमारा संगठन जो एफईए का था, आईवीओ का भी था, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन भी, सभी ने मिलके वहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह से दिया। और सबसे सुखद बात यही है कि आयोग के जो अध्यक्ष थे, जो भी वहाँ पे उसको आयोग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बहुत ध्यान से सुना। लेकिन बकौल लोकेंद्र सिंह साहब, जिन्होंने बाद में मीटिंग के बाद में जो वीडियो चढ़ाया, उसकी बात सुन के थोड़ा सा हमारे दिमाग के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने सारी बात सुनी, लेकिन सुनने के बाद में शांत मन से बोला कि ये सारी की सारी चीज़ें आप है जो वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आपने बोली है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए। तो वो तो ऑलरेडी हमारे संगठनों ने वेबसाइट पे अपलोड कर रखी है, फिर मिलने का क्या मतलब हुआ। यानी कि जब वहाँ विचार विमर्श में कोई भी निष्कर्ष की तरफ बात नहीं बढ़ी, या ये अच्छा है या बुरा है या सही है गलत है, इस पर बात नहीं हुई, तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे संशय बैठता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो दिल्ली में 28, 29, 30 को है, तो इसकी पहले से ही मतलब वहाँ के जो डिप्टी डायरेक्टर है वो बोल चुके भी इतनी एप्लीकेशन आ चुकी कि हम सभी को नहीं बुला सकते। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर भी छंटनी करके कुछ लोगों को बुलाया जाएगा, सबको मौका नहीं मिलेगा। और सबको एक ही संदेश है कि आप वेबसाइट पर डालो, वेबसाइट पर डालो, वेबसाइट पर डालो। अब हमें लगता है कि आपको सभी को जो भी है, जिनका मुकद्दर होगा, किस्मत होगा, उसकी मुलाकात हो जाएगा। बाकी है जो मैन को छोड़ के बाकी जितने भी है, सबको है जो अपना रिप्रेजेंटेशन वेबसाइट में डालना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पर एक लगता है कि वेबसाइट पर डालने के बाद में कम से कम भारतवर्ष से कितने मतलब रिप्रेजेंटेशन आ गए हैं। आयोग का मुख्य मतलब एक उदाहरण देना है कि टोटल इतने आए हैं और इतने को हमें रीड करके उसके बाद में निर्णय लेना है, तो वो आयोग उसके आधार पे अपना समय भी आगे ले सकता है और ये रिपोर्ट सरकार के आगे रख सकता है। सरकार खुशी खुशी उनको 1 साल एक्सटेंशन दे देगा। ये मेन चीज़ है जो बेस बनेगी आयोग का समय बढ़ाने का। दूसरा, मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि आयोग अपनी मर्जी से कोई भी रिकमेंडेशन बनाएगा, क्योंकि आयोग के तीनों अध्यक्ष इस सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है। वो इंडिपेंडेंट मतलब वो नहीं है कि भाई सरकार बुरा माने तो माने, हमें क्या है, हमें तो पब्लिक और कर्मचारियों की सुन के और उनको बताना है। वैसा आयोग नहीं है, न वो बोल सकते हैं। जब फाइनल रिकमेंडेशन होगी तो मैं 101% आपको आज दावा करके कहता हूँ कि वो सरकार के सुपरविजन में वो रिकमेंडेशन बनेगी, ताकि सरकार उन रिकमेंडेशन को काट ना सके। क्योंकि अगर काटेगी तो सरकार बुरी बनेगी। अगर रिकमेंडेशन भी उसी अनुसार बनवा लेगी, जिसको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सरकार की बल्ले बल्ले हो जाएगी और पे कमीशन की बल्ले बल्ले हो जाएगी और हमारी थल्ले थल्ले हो जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आप माने या ना माने, इसका आगे बढ़ाने का जो तरीका है वो मुझे दिखाई दे रहा है। और ये आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कि टोटल कितने हमारे पास में मतलब आ चुके हैं, जो हमने रजिस्टर्ड कर लिए हैं। उनसे हमें मिल नहीं पाए तो क्या, कम से कम हम उनको स्टडी करेंगे, हमें समय चाहिए। अब बात करते हैं कि जो हमारे डॉक्टर मंजीत सिंह है, जो कि एनसीपी जेसीएम के मतलब एक भाग ही है, उन्होंने अभी एक जो पॉडकास्ट था, उसमें बताया
80,000 से ऊपर की बेसिक सैलरी, तो लॉजिकली है कि आपका फिटमेंट फैक्टर 4 से ऊपर निकल जाता है। और उन्होंने बोला कि ये 83 से ऊपर या 80 के ऊपर ही जाएगा, मतलब जो पेमेंट है एक कर्मचारी का। मानने में तो नहीं आता है, लेकिन अगर इतना बड़ा आदमी बोल रहा है तो मानना भी पड़ेगा। लेकिन हम आपको जो चीज़ बोल रहे हैं वो हमारे अनुभव के आधार पे बोल रहे हैं कि जो हमने पूरा स्टडी जब जब ये सरकार रही है तो उसके साथ में कर्मचारियों के साथ क्या क्या किया है, तो कर्मचारियों के पक्ष में हमें कभी भी ये सरकार, चाहे पिछले मोरारजी देसाई से लेके जनता पार्टी से लेके भाजपा से लेके जनसंघ से लेके जब भी रही है, कभी भी कर्मचारियों के पक्ष में हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है कि ये ऐतिहासिक रिफॉर्म इस मतलब हुआ है। अब आज अगर हमारे बीजेपी के लोग बोलते हैं ना, हमें ट्रोल करके बोलते हैं कि तुम गधे हो, तुम्हें पता नहीं है, तो ठीक है भाई, हम गधे में पता नहीं है, लेकिन हमारी बात एक दिन जब सच होगी तब हमें याद जरूर कर लेना। क्योंकि हम जो कहते हैं अनुभव के आधार पर कहते हैं, सरकार की मंशा हमसे कोई छुपी नहीं है। क्योंकि जब आप रात दिन सरकार के पीछे उनके फैसलों को, उनके कार्यकलापों को, उनका सब कुछ देखते रहते हैं, तो उसकी विदेश नीति को, उसके विदेशी भंडार को, उसका वित्तीय मतलब क्या सहारा है, क्या उसकी इनकम है, क्या उसकी आय का साधन है सरकार का, किस तरह से आगे हम तक सरकार पहुंचती है, किस तरह से हमारी जेबें खाली होती है, किस तरह से आज एक मध्यम वर्ग की निम्न वर्ग में कन्वर्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें पूरी परेशानियां मतलब एक अजगर की तरह मुंह खोले बैठी हुई है पिछले 12 साल से। तो ये मैं नहीं कहता भी हो सकता कि समय ऐसा ही आ गया हो, सरकार की गलती नहीं, लेकिन समय हमारे साथ में ऐसा ही कर रहा, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी उचित है कि समय की मांग ऐसी हो गई है। लेकिन रोजगार देना या रोजगार का प्रबंध करना या 2 पैसे का 2 वक्त की रोटी का प्रबंध करना, ये सरकार का काम है, था और रहेगा। एनी हाउ, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे यही लगता है कि अभी एक और प्रोपोगंडा चल रहा है कि 18 महीने का एरियर मिलने वाला है, ये फैक्ट चेक है, कुछ भी नहीं मिलने वाला। उस 18 महीने को जितना जल्दी भूल जाएंगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं उनके लिए दोबारा सेवा का अवसर डीएसी की भर्ती होगी। उसके अंदर 11 मई को सुबह 8:30 बजे शुरू होगी। स्थान है रानीखेत। फिजिकल टेस्ट 14 मई सुबह 6 बजे हैं। अपने सभी सैनिक कागजातों, डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, फोटो, परिचय पत्र आदि के साथ पहुंचे। ये अखबार के साथ में कटिंग लगी हुई है और इसमें ये रहेगा कार्यक्रम। 11 मई को सुबह 8:30 बजे से अभ्यर्थियों को जांच होगी। 14 मई को सुबह 6 बजे प्रारंभिक स्क्रीनिंग और शारीरिक परीक्षा होगी। ये लाने होंगे दस्तावेज, डिस्चार्ज बुक, एजीआई एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रमाण पत्र, एक्सटीए पर्सनल और एटीसी प्रमाण पत्र, अवतीर्ण प्रमाण पत्र और शैक्षिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों का पासपोर्ट साइज की 10 फोटो भी चाहिए। और ये आप है जो लेके सीधे रानीखेत पहुंच सकते हैं। एएसडी के लिए 31 मई 2021 से 30 अप्रैल 2026 तक सेवारत हुए। सेवारत की अवधि 5 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो सेवानिवृत्त हुए हैं 5 साल के अंदर वाले ही इसके अंदर आप दोबारा भर्ती के लिए पहुंच सकते हैं। और इसमें काफ़ी पद भी रखे गए हैं और आप पहुँचें। 31 मई 2024 केआरसी की भर्ती अधिकारी अनुसार सिपाही जनरल ड्यूटी भर्ती के लिए 31 मई 2024 से 30 अप्रैल 2026 तक सेवानिवृत्त हुए 46 साल के अभ्यर्थी हिस्सा ले सकेंगे। उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि 2 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए ये बताया गया है। और एएसडी के लिए 31 मई 2021 से
30 अप्रैल 2026 तक किसी और होनी चाहिए, वो 5 साल की है, तो आप है जो इस साल लें। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के साथियों को अध्यक्ष जी का संबोधन है कि 24 तारीख को तो जहां हमारी मीटिंग थी देहरादून में, वहां पर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और वहां के देहरादून के अध्यक्ष रावत साहब और उनके सेक्रेटरी आयोग के सामने समक्ष पेश हो गए। सारी जो हमारे फेडरेशन की मांगें थी वो रख चुके हैं और उसका पॉजिटिव रिस्पांस हमें देखने को मिलेगा। और कोई भी चीज़ जो फेडरेशन के नॉलेज में आई हुई थी वो पहले ही मुलाकात में हमने आयोग के आगे रख दिया गया है। अब आगे की जो रणनीति हमारी है वो 28, 29, 30 को दिल्ली में भी है, जिसमें फेडरेशन वेटरन एसोसिएशन की जो घटक है वो पूर्व सैनिक अधिकार रक्षक संघ महासंघ है, वो पूरा जोर लगा रहा है कि उनकी मुलाकात हो जाए। उसके बाद में 26 अप्रैल को कठुआ में J&K, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आदि की मीटिंग है। उसके बाद में 3 मई को हरियाणा की सभी फेडरेशन के संगठनों की और काउंसिल की मीटिंग जो है वो चरखी दादरी में रखी गई है। और 10 मई 2023 को दिल्ली के पूर्व सैनिक अधिकार रक्षक महासंघ की वार्षिक जो बैठक है वो प्रस्तावित है। और दिनांक 17 मई को पंजाब में संगठनों की मीटिंग अमृतसर में आयोजन होने जा रही है, जो हमारे FEA से एसोसिएट है। उसके बाद में हो सकता है कि इन चारों इवेंट के बाद में दिल्ली में धरना प्रदर्शन या हमें क्या करना है वो कोई भी निर्णय लिया जा सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। ये हमारे अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी राठौड़ कह रहे हैं।